Guys, good evening. A very good evening to all of you. Myself CS Rupali Manish Purohit एंड हम लोग यहाँ पे जो है अपना SVEC का सब्जेक्ट जो है आपके CS एग्जीक्यूटिव में उसको हम पढ़ने वाले हैं. हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज स्टार्टअप्स एंड देयर रजिस्ट्रेशंस. ओके, ये पर्टिकुलर चैप्टर से जो है आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए, बहुत सिंपल है सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारा है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आराम से फटाफट से नंबर मिल जाएंगे. आप लोगों को 2D पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं. ये तो आप बात आप लोग जानते ही हैं. तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल्स वगैरह लेकर के और डेली लाइफ से इसको रिलेट करके. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, स्टार्टअप्स एंड देयर रजिस्ट्रेशन. स्टार्टअप्स क्या होता है गाइस, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होगा ही, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड्स है ना, स्टार्टअप. तो एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में स्टार्टअप के नाम पे जो आता है वो आता है ओला का एग्जाम्पल, है ना. ओला है, ऊबर है, ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप्स में. तो ओला का जो है एक एग्जाम्पल हमारे माइंड में आता है जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं. ओला क्या है, आज से पहले जो है ये ओला जब ये ओला जो है भावेश अग्रवाल साहब जो है इसके ओनर वो लेकर आए, उससे पहले इंडिया में इस तरह की कैब बुकिंग की फैसिलिटी कोई थी नहीं. तो हुआ क्या था, भावेश अग्रवाल साहब इनके फाउंडर है और साथ में इनके फ्रेंड है एक अंकित भाटी. उन लोगों ने मिलकर के जो है ओला स्टार्ट किया और स्टार्टअप्स में जो है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इस तरह से उनका बिजनेस कितना चल पड़ा वो तो हम और आप जो है सच्चाई जानते ही हैं आज के सिनेरियो में, है ना. तो भावेश अग्रवाल साहब जो है हमारे, ये IIT क्वालिफाइड है. ओके, IIT ग्रेजुएट है. माइक्रोसॉफ्ट में इनका अच्छा खासा जॉब था, लेकिन इनको जॉब कुछ रास नहीं आया, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना ही काम कुछ करूँगा. तो एक बार ये दोनों फ्रेंड भावेश भाई और अंकित भाई हमारे, ये लोग बांदीपुर से जब जो है बैंगलोर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो मैसूर तक जब इनकी गाड़ी आई, बाय कैब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, बाय कार टैक्सी. तो ड्राइवर ने बोला कि साहब अब तो जो हमारा रेंट फिक्स हुआ था उससे मैं ऊपर रेंट लूँगा. तो भावेश भाई ने बोला भाई ऐसा क्यों लोगे, तो उन्होंने बोला सर मैं तो लूँगा, मेरी मर्जी. तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, हमें यहीं नीचे उतार दें, हम बस से चले जाएंगे. तो उन्होंने अपना का बाकी का डेस्टिनेशन जो है बस से कवर किया. फिर जब घर आए वो लोग, तो उन्हें एक आइडिया आया कि यार ये तो कभी भी कोई भी ड्राइवर रेंट बढ़ा देता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना हम इस तरह का एक कैब सर्विसेज स्टार्ट करें जिसमें लोगों को जो है एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह ले जाने में मदद करें. तो सबसे पहले उन्होंने जो है आउटसोर्सिंग ट्रिप में जो कैब बुकिंग होती थी उसका काम चालू किया. ओके, तय बात है जब कोई नया काम करते तो घर वाले कोई सपोर्ट तो करते नहीं है, तुम तो पागल हो, ऑलरेडी जॉब छोड़ के आए हो. तो ये सब भावेश भाई के साथ भी हुआ, है ना. उनको घर में किसी ने सपोर्ट किया नहीं और फिर आखिर में कौन काम आते हैं, हमारे दोस्त काम आते हैं, सच्चे वाले, अच्छे वाले. तो उनके अंकित भाई जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया. ओके, तो उन्होंने सबसे पहले आउट स्टेशन में जो कार बुकिंग होती थी वो चालू करी आउट स्टेशन ट्रिप्स के लिए. और इसमें भावेश भाई ने जो है अपने गर्लफ्रेंड की कार को भी यूज़ कर लिया अपने बिजनेस के लिए, है ना. और बाद में वो गर्लफ्रेंड जाके उनकी वाइफ भी बन गई. ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड की कार यूज़ करोगे तो वाइफ तो बनाना ही पड़ेगा उसको, है ना. तो इस तरह से भावेश जी ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ पहले था नहीं, तो इट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू आइडिया गाइस. तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहली कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे कि ये होनी चाहिए कि आइडिया बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपका, पहले वो काम किसी ने किया नहीं हो. तो इसमें मेन चीज़ है कि आपका आइडिया फ्रेश होगा तभी आपको स्टार्टअप्स की कैटेगरी में लेके आया जाएगा. अभी हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो है भावेश भाई का बिजनेस जो है, ये जो है सर्विसेज जो है ये चल पड़ी. और इसके बाद में 2012 के अंदर जो है टाइगर ग्लोबल वालों ने जो है इनके बिजनेस के अंदर कम से कम 50 लाख US$ का इन्वेस्टमेंट किया. कितने का? 50 लाख US$ का इन्वेस्टमेंट किया. ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा अपना पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इतना पैसा तो किसी के पास होगा नहीं. आज हम और आप भी स्टार्टअप स्टार्ट करें तो है ना, इतना पैसा तो हम कहाँ से लेके आएंगे. तो हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें. उनके बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. देन जो है इनका बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल पड़ा. ये आइडिया स्टार्टअप का बहुत अच्छे से रन हो गया. और 2017 के रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो इनका टोटल मार्केट कैप 53% था. ओके, कितना? 53% इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था. ये अपन जो है उसकी टर्म्स में बोले तो, स्टॉक मार्केट की टर्म्स में बोले तो, है ना. तो इस तरह से जो है भावेश भाई ने जो है अपना, ये जो है भावेश अग्रवाल साहब थे, इन्होंने अपना जो है स्टार्टअप का चीज़ स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर. ओके, इसी तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे दिमाग में आते हैं, हमने बहुत बार सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं.
तो वही चैप्टर पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि स्टार्टअप्स होते क्या हैं, कौन कौन सी एंटिटी स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल कैटेगरी में आती है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है इनका, कौन से डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने पड़ते हैं, चैप्टर के नाम से पता पड़ रहा है इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और अगर स्टार्टअप्स है तो इनको कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, इनके ऊपर कुछ रूल्स भी लगाए गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़नी है। मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया स्टार्टअप्स का हो गया होगा ओला की बात सुनकर। ओके, जब भी स्टार्टअप दिमाग में आए तो एक बार ओला को जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। A startup company is an entrepreneurial venture which is typically an emerging, fast-growing business that aims to solve an unmet need by developing a viable business model around an innovative product, service, process और a platform. Okay? क्या बोलते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर वेंचर है, ये एक तरह का स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, स्टार्टअप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये एक तरह का एंटरप्रेन्योर वेंचर है जो क्यों स्टार्ट हुआ है, तो सॉल्व एन अनमीट नीड, ऐसी चीज जिसकी जरूरत है सोसाइटी को, लेकिन अभी तक किसी ने उस आइडिया को कवर नहीं किया है। वो अभी तक सोसाइटी की नीड, या हम ऐसे बोले कंट्री की या पर्टिकुलर लोगों की वो नीड जो है अनमीट है, मतलब अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई है, मतलब ऐसी कोई चीज अभी तक आई नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मीट करने के लिए आप एक बिजनेस मॉडल लेके आते हैं जो कि इनोवेटिव होता है, जिसमें कुछ नया होता है। उस बिजनेस मॉडल के अंदर आप क्या लेके आते हैं, या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नई सर्विसेज लेके आते हैं, कोई नया पर्टिकुलर प्रोसेस लेके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग का या किसी का, या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नया लेकर आते हैं, है ना। तो अगर स्टार्टअप की डेफिनेशन आपको कोई पूछे तो आप लोग क्या बोले, ये एक तरह का एंटरप्रेन्योर वेंचर है जो कि अनमीट नीड को डेवलप करता है, अनमीट नीड को सॉल्व करता है। कैसे, बाय बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर क्या होता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इनोवेटिव सर्विसेज होती है, प्रोसेस होता है और प्लेटफॉर्म होता है। ओके, समझ आया यहाँ तक आप लोगों को स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए अभी बोलते हैं स्टार्टअप जितना ज़्यादा लोगों ने करने की चालू करी उतने ही उनके स्टार्टअप जो है फेल होते गए, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ की कमी रह गई या वो स्टार्टअप्स की कैटेगरी में नहीं आए, तो जितना इनका फेलियर रेट जो है स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अगर हम इसके सक्सेस रेट पे जाएँ तो बहुत ही कम कंपनीज को सक्सेस मिली है, लेकिन जिसको सक्सेस मिली है बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंशियल लेवल पर उनको सक्सेस मिली है ना। ओला हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो सब जो स्टार्टअप करने की सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में बहुत अच्छा आइडिया है, इनोवेशन है, तो आप बिल्कुल स्टार्टअप करेंगे और वो हो सकता है आपका आइडिया बहुत हिट भी हो जाए, है ना। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद में यही काम करना, फर्स्ट यू क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस बन जाओ, फिर स्टार्टअप वगैरह शुरू करते हैं। ओके, और मुझे भी पार्टनर बना ही लेना आप, ठीक है। चलिए तो क्या बोलते हैं आगे ये लोग, अब स्टार्टअप बोलते हैं एक पर्टिकुलर अप्रोच पे काम करेगा। स्टार्टअप समझ आ गया क्या होता है आप लोगों को, इनका सक्सेस और फेलियर रेट भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी बोलते हैं स्टार्टअप है तो एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पे काम करेगा। देखिए स्टार्टअप में क्या होता है गाइस, दो तरह के बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, एक तो बॉटम अप मॉडल हो सकता है और एक टॉप डाउन मॉडल हो सकता है। कौन सा मॉडल होगा बिजनेस करने का इनका जनरली, या तो बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, और एक होगा टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है गाइस, इसमें कैसे बिजनेस किया जाता है, इस बिजनेस मॉडल को कैसे जो है हम लोग देख सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, आपका बिजनेस जो है एक लो लेवल से स्टार्ट करता है। ओके, लो लेवल से स्टार्ट करता है और फिर आपके चलते चलते हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स को डिसाइड करते हैं। लो लेवल से स्टार्ट करना मतलब आप सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच में ये देखेंगे कि हमारे पास में क्या रिसोर्सेज है। ओके ना, हमारी कंपनी जो हम बनाना चाहते हैं उसको लेकर के आप अपना डाटा कलेक्शन करते हैं और धीरे धीरे जो है आप वर्क करते हैं कि आपको कितना रेवेन्यू अचीव करना है। ओके, वर्किंग अप टू द रेवेन्यू टारगेट, आप अपना रेवेन्यू टारगेट डिसाइड करते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप रिसोर्सेज देखेंगे, अपनी कंपनी का डाटा कलेक्शन करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे अपना रेवेन्यू टारगेट सेट करेंगे। ये तो हो गया गाइस बॉटम अप अप्रोच। एक हमारे पास में होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करेंगे, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस मॉडल के लिए आप क्या देखेंगे कि हमारा जो काम है उस पर्टिकुलर जिस काम में हम डील करना चाहते हैं उस पे जो इंडस्ट्री ऑलरेडी वर्क कर रही है, उससे कोई सिमिलर इंडस्ट्री है, उसका जो है क्या क्राइटेरिया है, उस इंडस्ट्री का जो है क्या साइज है। ओके ना, दैट इज टेकिंग इंडस्ट्री साइज। हम लोगों को इंडस्ट्री साइज एस्टिमेट्स लेना है, जिस इंडस्ट्री में हम डील करना चाहते हैं, जिस चीज़ में हम डील करना चाहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जो इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोबाइल में डील करना चाहते हैं, तो मोबाइल में डील करना चाहते हैं तो आप देखिए मोबाइल इंडस्ट्री का एस्टिमेट्स क्या है, वो लोग कैसे काम करते हैं। इतने सारे जो सैमसंग, एलजी है ना, ओप्पो, वीवो, ये सारे मोबाइल वाले जो चल रहे हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये मोबाइल इंडस्ट्री में जो है
पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इसको बोलूँ तो इसके एस्टिमेट्स क्या हैं, हम उनके एस्टिमेट्स को पहले लेते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का पर्टिकुलर सेल्स टारगेट जो है क्या होगा, है ना। उनके एस्टिमेट्स को ले लो, फिर उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे नीचे और फिर हमारी कंपनी का सेल टारगेट सेट करो, है ना, कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं हमने अपनी कंपनी का टारगेट सेट कर लिया है। तो बॉटम अप में क्या करेंगे, आप लोग कंपनी का डाटा कलेक्शन करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे अपना रेवेन्यू टारगेट सेट करेंगे, ओके। और टॉप डाउन में आप लोग क्या करेंगे, पहले आप पूरा इंडस्ट्री का एस्टिमेट ले लेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे और धीरे धीरे नीचे आकर के अपनी कंपनी का टारगेट सेट करेंगे, सेल्स टारगेट सेट करेंगे। समझ आया यहाँ तक आपको। तो स्टार्टअप्स में जो है बिजनेस मॉडल इस तरह से काम करते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल फॉर स्टार्टअप्स आर जनरली फाउंड वाया बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल ये लोग फॉलो करते हैं। फिर उन्होंने बोला है अ कंपनी में सीज टू बी स्टार्टअप एज इट passes various milestones such as becoming publicly traded on stock exchange in IPO or ceasing to exist an independent entity via merger or acquisition। बोलते हैं आप लोग स्टार्टअप करिए, अच्छी बात है, लेकिन आपसे स्टार्टअप का टाइटल छीन लिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि अब आप स्टार्टअप नहीं रहे अगर आपने ये 2 गलतियां कर दी। तो क्या गलती कर दी गाइस, एक तो आप पब्लिकली स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग के लिए आ गए, आपने कोई IPO वगैरह कर दिया, ले आए, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो क्या बोलेगी गवर्नमेंट, अरे अभी तो तुमने स्टार्टअप किया है, अभी तो तुम कहते तुम्हारे पास पैसे नहीं है, दूसरे से तुम पैसे मांगते फिरते, जैसे ओला को पैसे दिए थे ना टाइगर ग्रुप वालों ने, तो है ना, अभी तुमको इन्वेस्टमेंट तो तुमको मिल नहीं रहा था, जेब में तुम्हारी फुटी कौड़ी नहीं हो और आए चले बड़े स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं आप लोग IPO निकालने, तो फिर तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तो तुम्हारे स्टार्टअप का टाइटल वो लोग छीन लेंगे। और दूसरा, तुम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह आए थे, अपने पूरे वट के साथ में आए थे और अभी तुम लोग किसी के साथ में मर्ज कर गया, किसी ने तुमको एक्वायर कर लिया, तो फिर क्या का स्टार्टअप भैया, फिर तो तुम्हारा एंटिटी खत्म हो गया। तो अगर ये 2 गलतियां, ये 2 चीज़ें अगर आपसे हो गई ना गाइस, तो स्टार्टअप का टाइटल छिन जाएगा, आप स्टार्टअप नहीं रहेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्ती उन्हीं के साथ करनी जो पहले से आपके साथ चल रहा है, जैसे अंकित मंत्री उनके साथ में पहले से थे, ओके। नए दोस्त बना के मर्जर्स एक्विजिशंस नहीं करना है, ठीक है, समझ आ गया। और ज़्यादा होशियारी मार के IPO भी नहीं लेके आना है, क्योंकि ये 2 गलती करी नहीं और आपके स्टार्टअप का टाइटल गया नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब ये बोलते हैं, एक ये जो है स्टार्टअप्स को लेके एक पर्टिकुलर कैंपेन्स जो है प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त 2015 में रेड फोर्ट से जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, तो वहाँ से उन्होंने स्टार्टअप को लेकर जो है एक कैंपेन पूरा अनाउंस किया था, ओके। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्टार्टअप्स को, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा स्टार्टअप्स को जो है कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी साहब जो है हाईलाइट करके लाए थे। चल उसके पहले से रहा है, वो इस कैंपेन को हाईलाइट करके लाए थे, ओके। तो हमें स्टार्टअप्स के बारे में पर्टिकुलर बातें क्या पता चली, ये एक एंटरप्रेन्योर वेंचर है, ठीक है ना, जिससे अनमीट नीड सॉल्व होती है, जिसमें बिजनेस मॉडल होता है, एक वायबल बिजनेस मॉडल होता है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव सर्विसेज, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म लेके आता है, ओके। सक्सेस और हाई फेलियर रेट हमने इसका देख लिया है। कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करेंगे, बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच ये लोग फॉलो करते हैं। देन नरेंद्र मोदी साहब ने इनके लिए बहुत कुछ चीज़ें बोली हैं 2015 को लाल किले से खड़े होकर, और एक हमने बोला था कि जो है स्टार्टअप जो है अगर 2 गलतियां कर देगा, मान लो कोई स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने लग गया, IPO वगैरह लिया तो, या किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती यारी कर ली, मर्जर और एक्विजिशन कर लिए, तो भी इनका जो है स्टार्टअप का टाइटल छिन जाएगा, ओके। ये पर्टिकुलर चीज़ें हमको एक स्टार्टअप का ब्रॉड ओवरव्यू देती है, ओके। और भावेश अग्रवाल साहब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, भावेश भाई तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। चलिए, स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, स्टार्टअप्स को लेके पॉलिसीज क्या होंगी, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनको क्या एग्जाम्पशंस मिले हैं, क्या टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, और कूलिंग पीरियड स्टार्टअप्स के लिए क्या है, ये हम लोग बाद में इस चैप्टर में देखेंगे। अभी हमको सबसे पहले देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप की। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप की कैटेगरी में आप आ सके, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा, या मैं यूँ कहूँ कि कौन सी एंटिटी एलिजिबल है स्टार्टअप्स के लिए। समझ आ रहा है यहाँ तक गाइस, ओके। To bring uniformity in the identify enterprises, an entity shall be considered as startup। एक एंटिटी को हम तब स्टार्टअप मानेंगे जब up to 5 years from the date of its incorporation, एक एंटिटी कोई रजिस्टर हुई, अब जब जिस दिन वो रजिस्टर हुई या जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 5 साल तक हम उसको स्टार्टअप की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। ज़्यादा पुरानी हो जाए तो भाव देना बंद कर दो, है ना। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी ज़्यादा पुराना हो जाए तो भाव देना बंद कर दो, हाँ अभी हो गए ना 5 साल, अभी क्या है, इतना बहुत है, ठीक है ना। इधर यू गेट मैरिड और ब्रेकअप, जो भी करना है करो, ठीक है। तो 5 साल के बाद में जो वो होशियारी है वो खत्म हो जाएगी। तो 5 साल तक जब दिन से तुमने रजिस्ट्रेशन कराया, अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया, उसके अगले 5 साल तक तुम लोग फ्रेश स्टार्टअप कैटेगरी में रहोगे, उसके बाद में स्टार्टअप वाला कैटेगरी खत्म हो जाएगा, ओके।
Then, if its turnover for any of the financial year has not exceeded ₹25 करोड़, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर गया तो भी तुम स्टार्टअप नहीं रहोगे। मतलब तुम एलिजिबल कब तक हो, जब तक आपका टर्नओवर जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ के अंदर अंदर है। 25 करोड़ से ऊपर जाए तो तुम पैसे वाले बन जाओगे, यू बिकेम द रिच पीपल। और अब स्टार्टअप का भूल जाओ, क्योंकि तुमको स्टार्टअप में इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। अब क्या के बेनिफिट्स अभी देखेंगे हम, कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट अंधाधुंध सपोर्ट करती है, दुनिया भर के टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं आप लोगों को, अदर एग्जाम्पशंस मिलते हैं। तो फिर 25 करोड़ से ज़्यादा तुम जा ही चुके हो, इतने होशियार तुम बन ही चुके हो, तो इतने बेनिफिट्स लेके क्या करोगे, तो वो टाइटल छीन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप बने रहने के लिए आपका टर्नओवर जो है 25 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। देन आप स्टार्टअप बन के कर क्या रहे हैं, आप इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स का, प्रोसेस का और सर्विसेज का। ओके, आप लोग करा के एट द एंड लेके क्या आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विसेज, ये सब आप लोग लेके आ रहे हैं, तभी आप लोग स्टार्टअप्स रहेंगे। कुछ पुराना किया ना तो फिर कोई स्टार्टअप नहीं है, तो पहले से ही हो रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया? तो कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप, किसी भी एंटिटी को स्टार्टअप कब मानेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक, जब तक उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक का है, 25 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं किया है, या 25 करोड़ रुपया उससे कम है तो, एंड देन अगर वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं तो। समझ आया गाइस आप लोगों को? चलिए, अब हमारे पास में एक वर्ड आया गाइस, एंटिटी। अब कौन सी एंटिटी स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल है? देखिए, एंटिटी का मतलब कोई भी नहीं, या तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या एक एलएलपी हो सकती है। तो आप जो अपना स्टार्टअप का फॉर्म बनाएंगे ना बिजनेस का, इन एनी फॉर्म वो हो सकता है, लेकिन वो फॉर्म कौन सा होना चाहिए? एनी का मतलब क्या है यहाँ पे, एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, स्टार्टअप का काम करना है तो पार्टनरशिप फर्म बना लो, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो। आप कंपनी में नहीं जाएंगे, ओके, एचयूएफ में नहीं जाएंगे, आप एज ए इंडिविजुअल नहीं जा सकते, ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते आप लोग। तो आप लोगों को ये 3 चीजें मिलेंगी जिससे आप अपना स्टार्टअप का बिजनेस कर सकते हो, ओके। चलिए, स्टार्टअप बिजनेस इज अ कॉमन वर्ड, तो मैं ये वर्ड यूज करूँ, दो इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड। स्टार्टअप अपने आप में यही शो करता है कि आप पर्टिकुलर इनोवेटिव बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री में है, ओके। चलिए, any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered as startup। एक एंटिटी जो पहले से ही अपना बिजनेस कर रही है, आपने उस एंटिटी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ओके भाई, ए पार्ट और बी पार्ट कर दिया, ए बी सी को था, ए बी सी ऐसे अलग अलग पार्ट कर दिया, और अब बोले हमारा तो बिजनेस नया हो गया, तो भैया गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि तुम्हारे पास ही रखो, ठीक है, इसको हम स्टार्टअप में कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आपने कुछ पुरानी एंटिटी बिजनेस में रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, अकाउंट से पढ़ा था ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऐसा कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और अब आप बोलते हैं हमारा स्टार्टअप है, तो भैया हम तुमको अभी भी स्टार्टअप नहीं मानेंगे, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। तो आपने किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उसका स्प्लिटिंग अप करके या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन करके कुछ नया लेके आए हैं, तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा गाइस, ओके। चलिए, further, in order to obtain tax benefits, a startup should obtain a certificate of an eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification। अगर आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेशन चाहिए ना भाई, अगर आपको स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट चाहिए ना भाई, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। भैया देखो, गवर्नमेंट को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करो ना, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। तो अगर आप चाहते हो कि आपको टैक्स बेनिफिट मिले, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से। तो ये सर्टिफिकेट ले लेना, जाता क्या अपने पापा का है ना, ले लेना सर्टिफिकेशन, आराम से टैक्स बेनिफिट एंजॉय करना, ठीक है। चलिए, An entity is considered to be working towards innovation। स्टार्टअप के लिए क्या जरूरी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग किसी इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, पुराना तो हुआ नहीं और गए नहीं मार्केट से बाहर, हर चीज नई होनी चाहिए। ओला से पहले ऐसा कुछ था इंडिया में नहीं था साहब, इसीलिए इसको स्टार्टअप की कैटेगरी में रखा है, ओके। अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोसेसेस, ओके, क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन से आप क्या लाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे या सर्विस लाएंगे या प्रोसेस लाएंगे, या फिर आपने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को। देखिए, या तो आप कुछ ऑल टुगेदर ही नया लेके आ रहे हैं, या पहले से कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस था उसमें आपने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट का मतलब होता है गाइस, इतने इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स आपने इसमें, इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए कि उसने कस्टमर को एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया है।
मतलब उस पर्टिकुलर चीज का जो यूज था वो यूज और अच्छे से हो गया है, एक नया तरीका, एक नया यूज सामने आया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो वो कस्टमर्स के लिए एक वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है, तब भी आपका प्रोडक्ट स्टार्टअप में हो सकता है। समझ आ गया? या तो आप ऑल टुगेदर नया इनोवेशन में करके कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेकर आए, या फिर आपने जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किए हैं जिससे कस्टमर को वैल्यू एडिशन मिला है। समझ आ गया? ये चीजें आपकी हैं तो आप लोग जो है ना स्टार्टअप की कैटेगरी में आ सकते हैं। यहां तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? चलिए लेट्स रिवाइज, वापस से देखते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, क्योंकि इन चैप्टर्स में यही है गाइस, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको रिटेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एक बार देख लेते हैं, आगे चलते जाएंगे तो पीछे का भूलते चले जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से हमने अभी तक क्या पढ़ा है हमने एंटिटी के नाम पे, कि एंटिटी कैसी हो सकती है आपकी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, एंड देन पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। ओके, देन अगर आपने स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन किया तो उसको स्टार्टअप नहीं मानेंगे। अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो चुपचाप जाके सर्टिफिकेट ले लेना। किससे ले लेना? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है उनसे ले लेना। और अगर आप कब स्टार्टअप माने जाएंगे? जब आप इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, इनोवेशन से आप कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, या फिर आपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किए हैं जिससे कस्टमर को वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है मिल रहा है वैल्यू एडिशन। यहां तक क्लियर गाइस? किसी को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम? होप नॉट। चलिए अब बोलते हैं एन एंटिटी शैल सीज टू बी स्टार्टअप। एक एंटिटी को हम चुपचाप अपना वो काम कर रही है, लेकिन कुछ ये चीजें, दो चार चीजें उन्होंने कर दी तो सीज टू बी स्टार्टअप। हम लोग बोलेंगे भैया तुम स्टार्टअप नहीं हो। क्या? देखिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ और 7 साल कंप्लीट हो गए तो, कितना? इनकॉर्पोरेशन हुआ और आपको 7 साल कंप्लीट हो गए तो अब तुम स्टार्टअप नहीं हो। रजिस्टर 10 years इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर, अगर आप बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करो। बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्या होता है? ये मेडिसिन वगैरह जहाँ पे बनती है, इनके जो केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं ना, वो बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर होती है। ये ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह जो बनते हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आते हैं। तो इस सेक्टर में काम करो तो 10 years हो जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद में आप लोग स्टार्टअप नहीं रहोगे। इफ इट्स टर्नओवर ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड 25 करोड़, अभी हमने देखा था ऊपर ही बात, टर्नओवर अगर किसी साल आपका 25 करोड़ से ऊपर गया तो आप लोग खत्म, स्टार्टअप नहीं रहेंगे। एंड चिट बिजनेस वाले तो कतई स्टार्टअप नहीं रहेंगे। चिट बिजनेस समझते हैं ना, वो सब तरफ से पैसा इकट्ठा कर करके और एक पॉट में डालते हैं और फिर देन रैंडमली जो है एक पर्टिकुलर डे पे वो चिट निकालते हैं, जिसके नाम का चिट होता है उसको वो सारा पैसा दे देते हैं। और अगेन मंथली सब लोग जो है अलग अलग मंथली जो है एक पर्टिकुलर पेमेंट जो है उस पॉट में डालते हैं। ठीक है, ये चिट बिजनेस होता है। तो चिट बिजनेस वालों को भी स्टार्टअप्स नहीं मानते। समझ आया गाइस आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को? चलिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, ये हमको देखना है। देखिए, कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वही सब बातें हमको देखनी है। मोबाइल ऐप के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसके पोर्टल पे जाना है आपको? DIPP, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसके पोर्टल पे जाना है। आप लोग बिल्कुल सब कुछ, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने आजकल ऑनलाइन कर रखी है। आप ऑनलाइन अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कितना आसान है, घर बैठे पैसा कमाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और जो है आपको क्या करना है, सिंपल एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स अभी हम जो देख रहे हैं वो सबमिट कराना है। एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के देना, उसके साथ में ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे ना, फटाफट आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स है? अ रिकमेंडेशन इन अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय DIPP फ्रॉम एन इंक्यूबेटर स्टैब्लिश इन अ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया। एक रिकमेंडेशन आपको लाना होगा गाइस, किस फॉर्मेट में? DIPP जो फॉर्मेट, DIPP जो है ना अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इनके ये जिस फॉर्मेट में आपको बताएंगे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है आपको एक रिकमेंडेशन लाना होगा। किससे लाना होगा? इंक्यूबेटर स्टैब्लिश इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया। एक इंक्यूबेटर जो आपने स्टैब्लिश किया है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इंडिया में जो है वहां से।
ये इंक्यूबेटर क्या होता है, नहीं ये नया वर्ड रखा होगा। रिकमेंडेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, एक सिफारिश टाइप कुछ लेके आना होगा। इंक्यूबेटर क्या होता है, देखिए गाइस क्या है, इंक्यूबेटर जो है एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो स्टार्टअप्स के लिए चलाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए पूरा एक प्रोग्राम चलाया है। उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर बोलते हैं। इस इंक्यूबेटर के अंदर क्या होता है, या मैं यूँ कहूँ इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई है, जैसे कि सीड फंडिंग, उनको बेसिक फंडिंग जो स्टार्टअप्स को चाहिए होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो प्रोवाइड होता है। इसमें वर्क स्पेस प्रोवाइड होता है कि कहाँ पे जाके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग दी जाती है उसको उनके अंदर, और मेंटरिंग कर जाती है, मतलब मेंटर्स होते हैं अलग अलग जो उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो चला जाता है ना स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, इसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। ओके, तो ऐसा कोई प्रोग्राम इंक्यूबेटर जो स्टैब्लिश कर रखा है किसी पीजी कॉलेज ऑफ इंडिया में, कोई भी गवर्नमेंट का, उसको कोई भी इंडिया का कॉलेज है पीजी का, वहाँ पे जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, वहाँ से आपको एक रिकमेंडेशन लेके आना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में लाना है, जिस फॉर्मेट में आपको डीआईपीपी ने बोला है। समझ में आ गया? तो एक रिकमेंडेशन आपको लाना है इंक्यूबेटर से, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है इंडिया में, वहां से। ओके, देन आप लोगों को एक रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से और लाना होगा, हाँ बिल्कुल लाना होगा। एक रिकमेंडेशन आपको लाना है फ्रॉम एन इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे प्रोग्राम से जो आपको, ऐसा इंक्यूबेटर जो रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो दो तो आपको रिकमेंडेशन सबमिट कराना है। एक रिकमेंडेशन आपको लाना है जो इस इंक्यूबेटर से, जो कि स्टैब्लिश हुआ है इंडिया के किसी पीजी कॉलेज में, कौन से फॉर्मेट में, डीआईपीपी ने जिस फॉर्मेट में बोला है। एक रिकमेंडेशन आप लोगों को लाना है गाइस इंक्यूबेटर से जो कि जिसको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगेन उसका फॉर्मेट कौन डिसाइड करेगा, डीआईपीपी डिसाइड करेगा। ओके, ये दो डॉक्यूमेंट तो लगा दिए। और बोलो साहब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, A letter of support by an incubator which is funded from government of India or any state government। एक सपोर्ट लेटर चाहिएगा आपको, एक सिफारिश का लेटर चाहिएगा किस इंक्यूबेटर से, ऐसे इंक्यूबेटर से, ऐसे प्रोग्राम से जो आपको फंड किया है किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, तो दो रिकमेंडेशन हो गए, एक लेटर ऑफ सपोर्ट हो गया। ओके, देन क्या चाहिए, A letter of funding of not less than 20% in equity by any incubation fund, angel fund, private firm, etc. etc. एक आपको लेटर ऑफ फंडिंग लाना पड़ेगा कि भैया किसी भी फंड ने, बड़े बड़े इंक्यूबेशन फंड वालों ने, बड़े बड़े एंजल्स फंड ने, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड ने आप लोगों को पैसा दिया है। कितना दिया है, जितना भी आपका इक्विटी कैपिटल है उसमें उसका मिनिमम 20%। ओके, अ लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 20% इन इक्विटी। 20% का जो है सपोर्ट उन्होंने आपको किया है, 20% इक्विटी में आपको सपोर्ट किया है, ऐसा लेटर ऑफ फंडिंग आपको लेकर आना है। ओके, फिर डॉक्यूमेंट क्या लगाना, और भी कुछ रह गया साहब, मैम आप तो कह रहे थे आसान है सेटअप। हाँ आसान ही है, बस 2-4 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, इतना तो बनता है ना यार। देखो और क्या चाहिए, अ लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको कुछ पैसे दिए, उसका लेटर ऑफ फंडिंग आपको लेके आना है। एंड देन अ पेटेंट फाइल्ड एंड पब्लिश्ड। एक पेटेंट का कॉपी लेकर आना है आपको। एक पेटेंट जो है आपको, पेटेंट बिल्कुल दिलाया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज बना रखे हैं, आपको अलग से ज़्यादा फीस पे नहीं करनी स्टार्टअप्स के लिए, ये बात होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपको अपना स्टार्टअप के लिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स के लिए अलग से कोई फीस पे नहीं करनी है, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, आपको खाली जो लीगल फीस देनी होती है वो देनी होती है। तो इसके लिए आप लोगों को जो फैसिलिटेटर्स प्रोवाइड करे होते हैं गवर्नमेंट ने, वो आपको पेटेंट वगैरह दिलवा देते हैं। तो एक पेटेंट आपको फाइल करना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जब आप लगा देंगे तो आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं मोबाइल ऐप पे हो जाएगा। कौन सा पोर्टल है, डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर प्रमोशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप लोग मोबाइल ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके पोर्टल पे। एक एप्लीकेशन आप लोगों को लगानी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं, एक रिकमेंडेशन देना है जो आपको इंक्यूबेटर से मिला हो, जो कोई स्टैब्लिश हुआ हो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया। ओके, एक रिकमेंडेशन आपको देना है जो आपको कौन से इंक्यूबेटर से मिला हो, जिसको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देना है जो आपको कहाँ से मिला हो, कौन से इंक्यूबेटर से मिला हो, जिस इंक्यूबेटर को, जिस प्रोग्राम को फंड किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, दो रिकमेंडेशन हो गए, एक लेटर ऑफ सपोर्ट हो गया, एक आपका लेटर ऑफ फंडिंग गवर्नमेंट से होगा, देन एक पेटेंट फाइल करना होगा, और जो है आपको एक लेटर ऑफ फंडिंग देना पड़ेगा कि आपको मिनिमम 20% इक्विटी का फाइनेंस मिला है अलग अलग इंक्यूबेटर से, इन्वेस्टर से, इक्विटी फंड वालों से। ओके, चलिए ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को लगाने हैं। आपका स्टार्टअप का काम आराम से चल पड़ेगा। चलिए अब क्या बोलते हैं, ऑन सच एप्लीकेशन
Once such application is uploaded, a real-time recognition number will be issued to startup. जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन अपलोड किया ना, आप लोगों ने एक रियल टाइम रिकॉग्निशन नंबर आपकी स्टार्टअप को मिल जाएगा, ओके। लेकिन अगर बाद में पता चलता है कि आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आप लोगों ने, तो आपको जो है आपके ऊपर, आपकी स्टार्टअप्स के ऊपर जो है एक फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द स्टार्टअप। जितना भी आपके स्टार्टअप का पेड अप कैपिटल है उसका या तो 50%, लेकिन मिनिमम 25,000 तो होगा ही होगा। जो भी आपका पेड अप कैपिटल है या तो उसका 50% और 25,000 मिनिमम है, उससे नीचे नहीं जाएंगे। इतना फाइन तो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप लोग ज़्यादा होशियारी मार के कोई फ्रॉड करते हैं, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या फिर कोई और गलती आप लोगों ने कर दी है। देखिए, इफ ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन सच रिकॉग्निशन इज फाउंड टू बी ऑब्टेन्ड विदाउट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट और अपलोडिंग एनी अदर डॉक्यूमेंट और फ्रॉड डॉक्यूमेंट। अब आप बोलोगे मैम अगर हमने फ्रॉड डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो हमें वो रियल टाइम रिकॉग्निशन मिलेगा ही क्यों? अब देखो, मिल सकता है, ये तो टेक्निकल डिफॉल्ट्स होते हैं, तो मिल भी सकता है आप लोगों को गलत डॉक्यूमेंट और बाद में पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड थे, तो भैया फाइन लगाएंगे ना वो लोग। कितना? 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द स्टार्टअप और मिनिमम बट शैल नॉट बी लेस देन 25,000। 25,000 से कम तो किसी कीमत पे नहीं होगा। 25,000 के फाइन के लिए तो तैयार रहना, इतना तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हो गई अपना स्टार्टअप रजिस्टर, बिल्कुल आइडिया वाइडिया अपने दिमाग में आया। अपन ने जो है देख लिया कि कब कब स्टार्टअप रहेंगे, कब कब से टाइटल छीन लेंगे, एंटिटी कौन कौन से होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए और साथ में जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है हमारी, पब्लिक में नहीं जाना, ओके। ज़्यादा होशियारी मार करके IPO मत लेकर के आना और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है क्या बोलते हैं, मर्जर और एक्विजिशन भी मत करना, ठीक है। और 25 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हरगिज मत करना। ये सारी चीज़ें कर लोगे ना तो अपना स्टार्टअप चल पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स भी हमने सबमिट करा दिए। चलिए, यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को? इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर आपने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया जिससे कस्टमर को वैल्यू एडिशन मिला है। चलिए, रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। अब क्या करें गाइस? अब हम देखेंगे बड़े मजे से कि हमको बेनिफिट्स क्या मिले। जो स्टार्टअप हमने किया है इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिले। देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस इवन विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन। एक विंडो में आपका काम होता है सारा का सारा, एक खिड़की खुलेगी आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब है बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। देन रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी। अभी मैंने आपको बताया पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराने का फीस आपको कुछ देना नहीं है, खाली सर्टिफिकेट फीस आपको देना है, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट उठाती है, ओके। 10,000 करोड़ तक के फंड्स आपको मिल सकते हैं। देन मॉडिफाइड एंड मोर फ्रेंडली बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। अगर आपको अपना स्टार्टअप बंद वगैरह करना तो जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाएंगे उसके 90 दिन के अंदर बंद करके निकल लो वहां से। मान लो स्टार्ट कर दिया बिजनेस, रास नहीं आ रहा, गर्लफ्रेंड हल्ला कर रही है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है कुछ, 90 दिन के अंदर निकल लो वहां से, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत वाला प्रोसेस नहीं है। आप लोगों को 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं झेलने पड़ेंगे। देन कैपिटल गेन टैक्स से आपको 3 साल के लिए फ्रीडम मिल जाएगी, वो भी आपको नहीं करना, ओके। प्रॉफिट्स पे आपको टैक्स नहीं देना 3 साल तक। सेल्फ सर्टिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं चीज़ों का। स्टार्टिंग विद 5 लाख स्कूल्स टू टारगेट 10 लाख चिल्ड्रन फॉर इनोवेटिव प्रोग्राम्स। आप 5 लाख से 10 लाख तक चिल्ड्रन को जो है टारगेट कर सकते हैं इनोवेटिव प्रोग्राम के लिए आपके। देन न्यू स्कीम टू प्रोवाइड IPR प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप्स एंड न्यू फर्म्स। ये स्टार्टअप्स को और न्यू फर्म्स को गवर्नमेंट ने इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज होगी। एंड देन स्टार्ट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। आप पूरे इंडिया में एज अ स्टार्टअप हब वगैरह बन जाता है। ये सारे बेनिफिट स्टार्टअप्स को दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, देख लिया। अभी आगे आगे हम जैसे जाएंगे आपको पता चलता जाएगा स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट्स है। यहाँ तक क्लियर गाइस? किसी को किसी तरह से कोई दिक्कत? होप नॉट। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप पॉलिसीज। अब इंडिया में स्टार्टअप पॉलिसीज कहाँ पे क्या हुई है हम एक नज़र मार लेते हैं। भैया स्टार्टअप स्टार्ट करोगे अपना तो पहले देखो तो सही इंडिया में क्या क्या हो रखा है, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या है, वहां पे जाके बिजनेस स्टार्ट करना अपना। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है। वेस्ट बंगाल में इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा इज एक्सपेक्टेड टू बी बिकम ईजियर एंड स्मूथर। वेस्ट बंगाल में जो है कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज दी गई हैं स्टार्टअप्स के नाम पे, जिससे क्या है स्टार्टअप्स के बीच में इन्वेस्टर्स जो उसमें पैसा लगाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी और स्मूथ हो गया। तो वेस्ट बंगाल में जाओगे तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। देन यूपी में क्या है, यूपी में स्टार्टअप्स के जरिए इन्होंने बहुत सारा IT इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट में अट्रैक्ट कर लिया है। IT सेक्टर कमजोर था यहाँ पे तो इन्होंने वहाँ पे IT सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर लिए।
उड़ीसा में इन्होंने करने के लिए क्या किया है, उड़ीसा में ये लोग बोलते हैं विजन ऑफ मेकिंग उड़ीसा वन ऑफ द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। इन्होंने स्टार्टअप्स को यूपी में, उड़ीसा में बहुत प्रमोशन दिया है, ताकि जो है ये चाहते हैं कि उड़ीसा जो है पूरे इंडिया में टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए। ठीक है साहब, वहाँ पे भी जा सकते हो। राजस्थान में भी करना चाहो तो कर सकते हो। अक्रॉस 40 इंक्यूबेटर्स इन्होंने पूरे स्टेट के अंदर चलाए हैं, 50 इंक्यूबेटर्स चलाए हैं, 50 प्रोग्राम्स चलाए हैं स्टार्टअप्स के लिए। एंड वो लोग चाहते हैं कि टोटल जो है हम अगले 5 सालों में जो है 500 करोड़ का फंड्स जो है लेकर आ जाए राजस्थान के अंदर। विद देयर एफर्ट्स दे प्लान टू ब्रिंग इन अ फंडिंग ऑफ अराउंड 500 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। राजस्थान में ये लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। कर्नाटक में काम में क्या किया है, दे वांट टू हैव एटलीस्ट 25 टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स दैट एम टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम फेस बाय द स्टेट। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स इन लोगों को होती होगी, तो इन्होंने 25 टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स वहाँ पे चालू किए। ओके, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया इन्होंने कर्नाटका के अंदर। गाइस इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बतानी ये चीज़ें है ना। गुजरात में क्या किया इन्होंने, 3-4 स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है। 3-4 स्ट्रेटेजी में किसको इंक्लूड किया है, इनोवेटर्स को, इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट कमेटी को इंक्लूड किया है स्टार्टअप्स के इजी गोइंग के लिए। ओके, एंड देन झारखंड में इन्होंने क्या किया है, द स्टार्टअप्स इन द सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी, इन सब फील्ड में जो है इन्होंने स्टार्टअप से फोकस किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस। चलिए, बहुत ही सिंपल था ये तो। अभी हम लोग देते हैं बेनिफिट्स टू स्टार्टअप। अभी हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स फॉर स्टार्टअप्स, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए। इन्होंने आपको डिटेल में बताया है बेनिफिट्स क्या है स्टार्टअप्स के लिए। सिंपल प्रोसेस अभी हमने बात करी, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है, अभी हमने बात की थी पेटेंट वेटेंट की कॉस्ट लगती नहीं है इनकी। दैट इज स्टार्टअप विल एंजॉय 80% रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स। पेटेंट वेटेंट फाइल करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं गाइस, तो 80% तो इनकी कॉस्ट में रिडक्शन हो गया है। गवर्नमेंट ने जो है इनको फैसिलिटेटर्स प्रोवाइड कर दिया, जो कि इनको पेटेंट्स और ट्रेडमार्क दिलाते हैं, और है ना बहुत ही लोअर फीस के ऊपर आईपीआर का, इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सारा काम होता है। सारा का सारा पैसा जो है फैसिलिटेट्स का वो गवर्नमेंट भरती है, फीस उनकी गवर्नमेंट भरती है, स्टार्टअप्स को केवल स्टैट्यूटरी फीस भरनी पड़ती है। तो 80% इनकी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गई है। Easy access to fund, a 10,000 crore rupees fund is set up by the government to provide fund to the startup as venture capital। मैंने बताया था आपको 10,000 करोड़ रुपए तक का तो गवर्नमेंट ने जो है फंड बना रखा है स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए। 10,000 रुपए करोड़ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेकर के बैठी है अपने पास में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा आपको 3 साल तक, दैट इज 3 साल तक जो है आपको जो है टैक्स नहीं देना। उसके लिए सर्टिफिकेट लाना था कहीं से, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था, तब किससे, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड IMB से आपको जो है एक सर्टिफिकेट लेके आना है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, 7 न्यू रिसर्च पार्क्स विल बी सेटअप टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टार्टअप इन द R&D सेक्टर। 7 रिसर्च पार्क्स जो है डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अप्लाई फॉर टेंडर्स, क्या स्टार्टअप्स है ना गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रायर एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट टेंडर्स उन्हीं फर्म्स को देती है, उन्हीं कंपनीज को देती है जिनके पास कुछ पहले का एक्सपीरियंस होता है, या उनका पर्टिकुलर टर्नओवर होता है, जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से उनका टर्नओवर होना चाहिए। तो स्टार्टअप्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टअप्स गवर्नमेंट टेंडर के लिए बिल्कुल आराम से अप्लाई कीजिए, बिंदास अप्लाई कीजिए। ना तो आपको टर्नओवर क्राइटेरिया देखना है, ना ही आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, क्योंकि एन इजी कंप्लाइंस, फटाफट इनके ऊपर ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस है नहीं, तो इनका कंप्लाइंस बहुत आराम से होता है, इनका टाइम और मनी सब कुछ बचता है। टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, people investing their capital gains in the venture funds set up by the government will get exemption from capital gains। ओके, गवर्नमेंट ने जो वेंचर फंड स्टैब्लिश किए ना गाइस, जिससे वो पैसा किसको देते हैं, स्टार्टअप्स को देते हैं। वो 10,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया ना वो वेंचर फंड में, तो गवर्नमेंट ऐसे छोटे छोटे वेंचर फंड स्टैब्लिश करता है जहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन टर्न गवर्नमेंट वो पैसा स्टार्टअप्स को देती है। तो अगर आपने और हमने उन वेंचर फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो भैया हम लोगों को कैपिटल गेन नहीं देना है। ओके, हमारे ऊपर जो है कैपिटल गेन से हमको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगा। समझ आया आप लोगों को? इजी एग्जिस्ट मैंने बताया, अगर आपको बिजनेस क्लोज करना है अपना, तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप, आप लोग वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग स्टार्टअप के सैपे से निकल सकते हैं। भैया रास्ता नहीं आ रहा, कुछ और करेंगे तो निकल जाओ यहाँ से, 90 दिन के अंदर निकल जाओ।
स्टार्टअप फेस्ट, इस स्टार्टअप फेस्टिवल्स होते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। दो स्टार्टअप फेस्ट जो है हर बार होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अंदर। इनसे उनको नेटवर्किंग मिलती है। किसी को भी अपना बिजनेस करना है, आप उस फेस्टिवल्स के अंदर पार्ट लीजिए, आइडियाज़ मिलेंगे, आप अपना आइडिया रखिए, आपका आइडिया चल पड़ेगा तो आप भी अमीर बन जाएंगे। ओके, हर साल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 2 स्टार्टअप फेस्टिवल्स तो होते ही होते हैं। यहाँ तक क्लियर गाइस? होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस। ओके, टैक्स एग्जेम्पशन टू स्टार्टअप्स। अब ये टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स भैया बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी वाली हेडेक होती है। तो अगर आपको स्टार्टअप पे टैक्स वैक्स लगाएंगे तो आप वैसे ही बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फिर मोदी जी का जो सारा प्लान है ना बढ़ता काम करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और मोदी जी की सारी प्लानिंग शानिंग फेल हो जाएगी। तो हमने बहुत सारे एग्जेम्पशन जो है इंडिया को दे दिए हैं। क्या दिए हैं ज़रा देखिए। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन, हम लोग 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। कौन सा एग्जेम्पशन है, क्या डिटेल्स है उसकी, और उसके एग्जाम्पशन के लिए आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आपको मतलब स्टार्टअप्स को। देखिए, टैक्स एग्जाम्पशंस ऑन इनकम फॉर 3 years। क्या बोलते हैं, द स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016, कब होगी, 2016 से मिलेगी ये चीज़ें, इज एलिजिबल फॉर गेटिंग 100% टैक्स रिबेट ऑन अ प्रॉफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आउट ऑफ 7 years। आपके 7 साल का जो करियर होगा ना एज अ स्टार्टअप का, उसके 3 साल तक आपको 100% टैक्स में रिबेट मिलेगी। लेकिन शर्त क्या है, आपका बिजनेस जो है 1 अप्रैल 2016 से चालू हुआ हो। आपका स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ 1 अप्रैल 2016 के बाद में, तो आपको 100% टैक्स में रिबेट मिलेगी 3 सालों तक के लिए। कंडीशन देखिए क्या है, 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ हो, एंड देन एनुअल टर्नओवर जो है 25 करोड़ से कम हो। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 25 करोड़ से ज़्यादा गया नहीं, आप ज़्यादा होशियार बने नहीं, और गया आपका टैक्स रिबेट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करो, एक साथ इकट्ठे कर कहाँ जाना है, ऊपर ही तो जाना है, तो धीरे धीरे इकट्ठा करो। ओके, मैट एग्जामिशंस फॉर 5 years, ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें भी आपको एग्जामिशन मिलता है अगले 5 साल तक, अगर आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है तो। देखिए, MAT at the rate of 18.5% is not chargeable for the first 5 years in case the startups fail to make any profit। अगर स्टार्टअप्स ने कोई प्रॉफिट नहीं किया गाइस तो है ना, अगले 5 सालों तक आपको जो है फर्स्ट 5 years तक जो है आपको मैट नहीं देना है 18.5% की रेट से। ओके, देन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं, देखिए, a new section has been inserted in the Income Tax Act for the eligible startup to exempt their tax on long-term capital gain if such a long-term gain or a part thereof is invested in a fund notified by the central government। आपको कोई लॉन्ग टर्म गेन हुआ है ना गाइस स्टार्टअप्स को, तो स्टार्टअप्स को उस लॉन्ग टर्म गेन पे जो है टैक्स नहीं देना है अगर आपने उस लॉन्ग टर्म गेन का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड नोटिफाइड किया उसके अंदर। तो भाई तेरा तुझको अर्पण, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको पैसा दे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल दीजिए, तो आपको उस लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स गेन पे LTCG पे आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। दैट इज तेरा तुझको अर्पण, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन बोलते हैं इसकी, द कैपिटल गेन शुड बी इन्वेस्टेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। जिस दिन ये एसेट का ट्रांसफर किया ना, यू नो ना कैपिटल गेन कैसे होता है, इनकम टैक्स में पढ़ के आए हैं आप लोग। ओके, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि क्या है आप लोगों को, जिस दिन से आपने असेट ट्रांसफर किया, जिस दिन से आपको गेन हुआ, उसको 6 months के अंदर अंदर पैसा ठिकाने लगा देना भैया। ओके, इन्वेस्टमेंट कर डालना, 6 महीने से ज्यादा अपने पास पैसा रखा तो गया तुम्हारा वो एग्जामिशन। ओके, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट इज ₹50 lakhs। कितना पैसा डाल सकते हो, 50 लाख रुपए डाल सकते हो। द अमाउंट शैल रिमेन इन्वेस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। मिनिमम 3 years के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, 3 years के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। इफ विड्रॉन बिटवीन 3 years द एग्जामिशन विल बी रिवोक्ड। अगर 3 साल से पहले ज्यादा होशियारी मार के पैसा निकालने की कोशिश करी या पैसा निकाला तो ये एग्जामिशन रिवोक्ड हो जाएगा, ये एग्जामिशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, फिर तो भैया देना LTCG पे टैक्स। समझ आया आप लोगों को। तो अगर आपने अपना लॉन्ग टर्म गेन का पैसा स्टार्टअप्स ने जो है गवर्नमेंट ने जो फंड स्पेसिफाइड कर रखे हैं, उस नोटिफाइड कर रखे हैं, उसके अंदर डाला, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के अंदर डाला, तो आपको आपके LTCG पे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो है टैक्स नहीं देना है। शर्त क्या है, 6 महीने के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, 50 lakhs तक रुपीज़ तक आप लोग एग्जाम कर सकते हैं, और 3 साल तक आप पैसा नहीं निकालेंगे। अगर आपने निकाला तो एग्जामिशन विड्रॉल हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं,
टैक्स एग्जाम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबोव द फेयर मार्केट वैल्यू, आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा उन इन्वेस्टमेंट पे फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जो किया है। देखिए, द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड द टैक्स बीइंग लेविड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अबोव द एफएमवी इन एलिजिबल स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को बोला है अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया है ना तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ओके, टैक्स एग्जाम्पशन टू इंडिविजुअल्स एचयूएफ ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। इफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ सेल्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी and invest the capital gain to subscribe the 50% or more equity shares of the eligible startups, then tax on long term capital will be exempt। क्या बोलते हैं, किसी इंडिविजुअल ने या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने अपनी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए गाइज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको अगर सेल किया है और उससे जो पैसा आया उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट द कैपिटल गेन, उससे जो कैपिटल गेन हुआ है उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी स्टार्टअप्स के अंदर। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सब्सक्राइब द 50% और मोर इक्विटी शेयर्स ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप्स के आपने 50% शेयर जो है सब्सक्राइब कर लिए, 50% शेयर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए, तो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। और वो पैसा आपके कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा ना, 5 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड में पैसा रहना चाहिए। 5 ईयर से पहले पैसा निकालोगे तो फिर वो टैक्स लग जाएगा, जैसा कि ऊपर देखा था हम लोगों ने। समझ आया? तो ये कुछ एग्जामिशंस जो है स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, टैक्स एग्जामिशन स्टार्टअप्स को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। 3 साल तक आपको प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स नहीं देना, 100% आपका टैक्स रिबेटेड है अगर 1 अप्रैल 2016 के बाद में आपका स्टार्टअप रजिस्टर हुआ है और 25 करोड़ से ऊपर आपका इन्वेस्ट टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने अगर प्रॉफिट नहीं कमाया स्टार्टअप ने तो मैट आप लोगों को नहीं भरना है। देन कैपिटल गेन से आपको एग्जाम्पशन है, अगर स्टार्टअप अपना कैपिटल गेन किस में इन्वेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड फंड में लगाती है। देन मार्केट वैल्यू से ऊपर एफएमवी से ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो भी आप लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एंड देन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को भी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे अगर उन्होंने 50% शेयर सब्सक्राइब किए हैं, 50% इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स के, तो उनको भी अपने कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना है। यहाँ तक समझ आया गाइस आप लोगों को? होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को किसी तरह से नहीं। तो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन क्या है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, चलिए, दैट इज एंड फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, नाइस रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।